हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है जनवरी 2026 का उसका इकोनॉमी सेक्शन कवर करेंगे। पॉलिटी और आईआर सेक्शन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट फाइनेंस। तो कैग ने बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उस रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है ये उसमें हाईलाइट किया गया है। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, मतलब स्टेट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है दैट इज द लार्जेस्ट शोस। रफली 47% ऑफ रेवेन्यू है वो स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू से हो रहा है। इन ए वेरी सिंपल सेंस, अगर स्टेट के पास 100 रुपए आ रहे हैं तो उसमें से 47 रुपए है वो उनके पास अपने खुद के टैक्स सोर्सेज से आ रहे हैं। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि 18 स्टेट ऐसे हैं जिनका जीएसडीपी जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 3% जीएसडीपी को क्रॉस कर चुका है। अब इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, बोरोइंग है, बोरोइंग के पीछे दो इंटेंशन हो सकती हैं। एक है कि हम बोरो करें, मतलब सरकार बोरो करे और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करे। एक इंटेंशन है कि सरकार बोरो करे और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करे। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग, कैपिटल मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए। ठीक है। बट टू मेक श्योर कि सरकार अननेसेसरी बोरो ना करे, इसके लिए सरकार के ऊपर लिमिट होती है। स्टेट्स के ऊपर ये लिमिट 3% है। 3% ऑफ व्हाट? 3% ऑफ देयर जीएसडीपी, यानी उनका खुद का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 3%। 18 स्टेट ऐसे हैं जिनका जो बोरोइंग है दैट हैज एक्सीडेड दिस 3% लिमिट। सो इन ए वेरी सिंपल सेंस इट शोज कि स्टेट्स हैं वो बोरोइंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब उस बोरोइंग के पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हाईलाइट किया गया है और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। नाउ व्हाट इज दिस अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर? इसको ऐसे समझते हैं, स्टेट्स बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस करते हैं, हम ये भी फ्री में देंगे, ये भी फ्री में देंगे, और अगर उस स्कीम से रिलेटेड कंडीशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इतना अनाज फ्री में, इतना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फ्री में, इसमें आपके बिहेवियरल चेंज से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये करोगे तभी आपको मिलेगा, ऐसे ट्रांसफर्स को हम बोलते हैं अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, यूसीटी। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? देखो, अल्टीमेटली सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जब सरकार अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर करती है तो लोग उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। इसके अपोजिट एक और मॉडल होता है जहां पे कंडीशनल कैश ट्रांसफर होता है। उसमें क्या बोलते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजोगे तो आपको सरकार हर महीने इतना आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगी। ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर है। बहुत सारी कंट्रीज जैसे मैक्सिको है उनमें ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट को वेलफेयर इनिशिएटिव अनाउंस भी करने हैं तो वेलफेयर इनिशिएटिव के पीछे एक कंडीशन होनी चाहिए दैट शुड बेसिकली इनकलकेट ए गुड बिहेवियरल चेंज। ठीक है, ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। अब आप इसको मेंस में या प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? प्रीलिम्स में तो बेसिकली रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? कैग का रिपोर्ट है। बट मेंस में आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट नीड टू मूव अवे फ्रॉम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू कंडीशनल कैश ट्रांसफर, जिसको हम फ्रीबी कल्चर बोलते हैं। अनकंडीशनल वाले में बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको ये चीजें फ्री में देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर सरकार बहुत ज्यादा पैसे बोरो करेगी तो सरकार को उसको रीपे करने में दिक्कत आएगी। कैसे? देखो, excessive borrowing basically means excessive interest also. इंटरेस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनफैक्ट तीन चीजें ध्यान में रखेंगे, आईपीएस, इंटरेस्ट, पेंशन एंड सैलरी। इंटरेस्ट, पेंशन एंड सैलरी, ये जो एक्सपेंडिचर है इसको कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कमिटेड? क्योंकि सरकार है वो ये खर्च करेगी ही करेगी। इंटरेस्ट क्यों खर्च करना है उनको? क्योंकि वो बोरो कर चुके हैं। पेंशन है क्यों खर्च करना है? क्योंकि उन लोगों को देना है जो ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं। सैलरी क्यों देना है? क्योंकि उन लोगों को देना है जो ऑलरेडी उस महीने का सर्विस दे चुके हैं। तो दीज एक्सपेंडिचर आर कमिटेड एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज बाउंड टू स्पेंड दैट मनी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरोइंग
कर रही है, इसका सिंपल मतलब ये है कि सरकार को बहुत सारा पैसा इस रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर पे खर्च करना पड़ेगा, तो उसके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे कम बचेंगे। दैट इज इट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का बेसिक मतलब क्या है, बोरोइंग कितना कर रही है सरकार। लेट्स से एक सिंप्लीफाइड सेंस में 2025 वाले में आपसे फॉर्मूला भी पूछा गया था। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में फॉर्मूला की सेंस में बात करूं तो देखो, टोटल रेवेन्यू है और टोटल एक्सपेंडिचर, इसके बीच के गैप को हम कैसे फिल करेंगे। मान लेते हैं मेरा एक्सपेंडिचर है 100 रुपए और मेरा रेवेन्यू है 98 रुपए, तो मैंने 100 रुपए खर्च किए हैं, कमाई मेरा सिर्फ 98 ही था, बाकी दो कैसे खर्च किए मैंने, 2 रुपए मैंने बोरो किए। ये बोरोइंग को ही हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। टोटल रेवेन्यू है जो टोटल रिसीट है, रिसीट मतलब कमाई, हम गवर्नमेंट की कमाई को रिसीट बोलते हैं। टोटल रिसीट को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू रिसीट जो रिकरिंग रेवेन्यू है, इनकमिंग रेवेन्यू, और कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब या तो सरकार ने किसी को लोन दिया था और वो लोन वाला पैसा वापस आ गया है सरकार के पास, या फिर सरकार ने कोई एसेट बेचा है। ठीक है, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर में भी क्या क्या आ जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एक सिंपल जो एक्सप्लेनेशन होगा रिलेटेड टू फिस्कल डेफिसिट। ओके, हाँ, नेक्स्ट इसी में ही एक और आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड स्टेट फाइनेंस। देखो, आर्टिकल के हिसाब से बेसिक कंसर्न क्या है, जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, स्पेशली स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार, इनमें अभी भी टीएफआर अच्छा खासा है। टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म देगी थ्रू आउट हर लाइफ साइकिल। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं बिहार की तो टीएफआर इज रफली 3। ठीक, दैट इज मच हायर देन नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज इज अराउंड 2। ठीक, अब इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट विल बी क्वाइट हाई। इसी चीज को हम, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उतना ज्यादा नहीं है, वहां पे एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन है। नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं स्पेशली यूपी एंड बिहार, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इस यंग पॉपुलेशन को यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अच्छी हेल्थ देनी पड़ेगी, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, अच्छी स्किल देनी पड़ेगी। इसी चीज को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। दो चीजें ध्यान में रखेंगे, यूथफुल स्टेट, यूथफुल मतलब ये स्टेट यंग है, क्यों है, क्योंकि इनके पास में टीएफआर ज्यादा है, तो दैट इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। एजिंग स्टेट जो साउथ वाले स्टेट्स है, इनमें श्रिंकिंग लेबर फोर्स है। श्रिंकिंग का मतलब क्या है, मतलब सिकुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अब हमने अपना टीएफआर है वो कंट्रोल कर लिया है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ब्रॉडली हम पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है चाइल्ड चाइल्ड पॉपुलेशन, एक है वर्किंग, और एक है सीनियर सिटीजन्स। अब देखो, ए बी और सी, फाइनेंशियली ए और सी हैं वो डिपेंडेंट होते हैं बी पे। अगर मेरे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। इसी चीज को हम डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु आर टू यंग, यानी चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, और टू ओल्ड यानी सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, कंपेयर टू दोज इन द वर्कफोर्स। अब ये लोग ए और सी वाले फाइनेंशियली वो इस बी कैटेगरी पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा डिपेंडेंसी रेशियो होगा उतना ही मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है एक फैमिली में 5 लोग हैं तो मान लेते हैं सिर्फ एक कमा रहा है या 2 कमा रहे हैं और बाकी के 3 लोग हैं वो उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ये इसका मतलब है। अब जब भी किसी भी जगह पे पॉपुलेशन यंग होगी तो इट इज एक्सपेक्टेड कि उनका डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा, क्योंकि सारे लोग कमा रहे हैं। बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो बहुत ज्यादा है बट उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इवन इफ दे आर हैविंग यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, डिपेंडेंसी रेशियो में बी क्वाइट हाई। फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक बिहार, जहां पे टीएफआर भी ज्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन भी ज्यादा है और डिपेंडेंसी रेशियो भी ज्यादा है।
नेक्स्ट रिलेटेड टू ईपीआई। ईपीआई क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, कौन सा स्टेट है, कितना उसका बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है टू प्रमोट एक्सपोर्ट, ठीक है। किसने रिलीज की है, नीति आयोग ने। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखें। 4 इसके पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स हैं, ठीक है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो लार्ज स्टेट की कैटेगरी में महाराष्ट्र टॉप पे है, और अगर अदर कैटेगरी की बात करूं तो उत्तराखंड है वो टॉप पोजीशन पे है। उत्तराखंड है वो टॉप पोजीशन पे है। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं कि हमने अपना जो एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव किया है। एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट में एक मेजर कंपोनेंट है रिलेटेड टू आवर लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे पहुंचाते हैं हम, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है। हमारे देश में लॉजिस्टिक सेक्टर है वो एक मेजर इशू है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है, इसीलिए हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज क्वाइट हाई। और इसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी भी अनाउंस की थी 2022 में, दैट इज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, है ना। और इसी के कंटेक्स्ट में पीएम गति शक्ति भी एक इनिशिएटिव है। पीएम गति शक्ति का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएम गति शक्ति का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब इसमें मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल का बेसिक मतलब है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल रोड, फॉर एग्जांपल रेल, वाटरवे, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट। सो इन सब को मिला के हम अलग अलग मोड से कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट रिलेटेड टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो एक सिंपल सेंस में बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है बट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है प्राइवेट सेक्टर को कि आप आओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। प्राइवेट सेक्टर क्यों आएगा? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर है उससे अपना प्रॉफिट कमाएगा, उसके बाद में प्रॉफिट की रिकवरी होने के बाद में दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट। इस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है, दे आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इम्प्रूव हुआ है। लगभग 3 साल की पाइपलाइन में 852 प्रोजेक्ट हैं। अगेन मगअप नहीं करना है बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, ठीक है। और इसी की वजह से इंडिया टॉप 5 ग्लोबल रिसिपिएंट है फ्रॉम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मतलब दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन ए वेरी सिंपल सेंस जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिख रहा है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना एक बेटर डील है, ठीक। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। अलग अलग मॉडल्स होते हैं। एक सबसे कॉमन जो मॉडल है जो बार बार रिपीटेडली न्यूज में आता है दैट इज HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। गवर्नमेंट को बनाना है एक हाईवे, पॉइंट ए से पॉइंट बी गवर्नमेंट को एक हाईवे बनाना है, ठीक है। अब इस हाईवे के लिए पैसे चाहिए, गवर्नमेंट के पास सारे पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी प्राइवेट सेक्टर को कि एक काम करते हैं, आप हाईवे कंस्ट्रक्ट करो, कुछ पैसा हम आपको देंगे, कुछ पैसा आप अरेंज करो। जैसे ये बन जाएगा आप अपना प्रॉफिट इससे रिकवर करोगे, उसके बाद में हम आपको जो रिमेनिंग अमाउंट जो आपने लगाया है वो आपको हम एनुअली पे करेंगे। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। लेट्स से इस पूरे हाईवे का खर्चा है 100 करोड़ रुपए। अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, टेक्निकली सही नहीं है बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसमें से प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर है वो 60% यानी 60 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेयर अरेंज करेगा, सरकार है वो 40% पैसा अरेंज करेगी शुरुआत में। मतलब 40 करोड़ है कंस्ट्रक्शन फेज में, सरकार है वो प्राइवेट प्लेयर को देगी, और प्राइवेट प्लेयर 60 करोड़ है वो इधर उधर से अरेंज करेगी, मे बी बैंक लोन, बना लिया हाईवे, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेयर ने तो 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बट सरकार ये 60 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेयर को देगी। कैसे देगी? एनुअली एक अमाउंट फिक्स होगा,
उसके बाद में एनुअली सरकार प्राइवेट प्लेयर को ये पैसे ट्रांसफर करेगी। इसीलिए इसमें जो टर्म है दैट इज एन्युटी। एन्युटी का मतलब है एनुअल पेमेंट होगा। कौन करेगा एनुअली पेमेंट? सरकार ने ये हाईवे बनवाया है तो सरकार है किसको पेमेंट करेगी? प्राइवेट प्लेयर को। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस HAM। गवर्नमेंट पेज 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड इन इंस्टॉलमेंट, और रिमेनिंग 60% है वो प्राइवेट प्लेयर अरेंज करेगा, और उसके बाद में प्राइवेट प्लेयर है ये रिसीव करेगा अमाउंट कहाँ से? सरकार से। ये अब ये ड्यूरेशन है दैट में डिपेंड कि कितना ड्यूरेशन है। सरकार इस 60% को किस्तों में दे सकती है, मे बी नेक्स्ट 15 ईयर्स, मे बी नेक्स्ट 20 ईयर्स। इंटरेस्ट ऑफ कोर्स विद होगा उसमें शामिल। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HAM। ओके, अब इसी में ही दो और टर्म होती है। एक होता है VGF। VGF का मतलब क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसको ऐसे समझते हैं, कोई प्रोजेक्ट है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स से किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें एयरपोर्ट बनाना है, सो दैट कभी भी जरूरत पड़े तो हम इमीडिएटली वहां पे रिलीफ पहुंचा सकें। अब अगर हम उस लोकेशन कोई रिमोट एरिया में, लेट्स से हमारे बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, अब इकोनॉमिकली वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है क्योंकि उतना पैसा रिकवर नहीं होगा, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे केस में सरकार पैसे देती है। ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग। मतलब जो फंडिंग सरकार देगी उस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड टू CPI। देखो CPI का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इन्फ्लेशन है उसको ट्रैक करते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कितना इन्फ्लेशन, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज हुआ इसका मतलब किसी चीज से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम कंपेयर करते थे पहले 2011 के प्राइस से। अब हम किस बात को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं? अब हम बोल रहे हैं कि इसको हम बेस ईयर को अपडेट कर रहे हैं, कब का? 2024 का। ठीक है, अब इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। पहली बात तो CPI का मतलब है, एक सिंप्लीफाइड सेंस में, एक कॉमन मैन अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है, किस किस आइटम पे खर्च करता है। तो पहले जो CPI था उसमें रफली 45% वेटेज था वो फूड आइटम्स को था। मतलब 100 रुपए अगर कॉमन मैन खर्च कर रहा है तो 45 रुपए फूड आइटम्स पे खर्च करता था। ये पहली वाली CPI बास्केट का कंपोजिशन था। अब उस 45% को रिड्यूस करके कर दिया गया है 36.75। ये तो एक पहला चेंज है जो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन ए वेरी सिंपल सेंस दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, एग्जामिनर कैन सेट ए ट्रैप कि इन द अपडेटेड CPI द वेटेज ऑफ फूड आइटम्स हैज इंक्रीज्ड। नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, ये तो एक पहला चेंज है। दूसरा क्या चेंज है? CPI में प्लीज रिमेंबर गुड्स और सर्विसेज दोनों होती हैं। ये तो हो गया CPI। WPI की अगर हम बात करें, WPI में सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होती हैं। ठीक, तो इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने नंबर ऑफ आइटम्स है वो इंक्रीज कर दिए। पहले हमारे पास आइटम्स थे, गुड्स के आइटम्स थे 259, उसको हमने इंक्रीज करके 308 कर दिया, और हमारे पास सर्विसेज के जो आइटम थे वो 40 थे जिसको इंक्रीज करके 50 कर दिया। टोटल अब कितना हो गया? 358। नंबर्स एग्जैक्ट नंबर ना भी याद रहे तो ये याद रखना कि दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है। गुड्स में, नंबर ऑफ गुड्स में इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू सर्विसेज। जैसे यहाँ पे हम बात करें 40 to 50 है ना, तो 10 ही इंक्रीज हुआ है, जबकि यहाँ पे हम बात करें तो रफली 50 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी ये नंबर काफी ज्यादा है। मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो सिर्फ 50 है, और यहाँ पे बात करें तो उसका 6 टाइम्स यानी लगभग 300 आइटम्स है। तो ये दोनों ट्रेंड आप ध्यान रखेंगे। नया जो बेस ईयर है वो क्या है? 2024। ठीक, अब अगर मैं बात करूं CPI की, इसी में एक और चेंज क्या किया गया है कि रूरल रेंट है उसको शामिल किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो CPI है, अलग अलग तरीके की CPI है। एक है CPI रूरल, एक है CPI अर्बन, और एक है CPI कंबाइंड, जिसको हम CPI C बोलते हैं। ठीक है, इसी को RBI यूज करती है फॉर ट्रैकिंग इन्फ्लेशन। मतलब जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का बात है, जैसे 4 ± 2% की हम बात बोलते हैं, तो जो 4 ± 2% रखना है इन्फ्लेशन को, वो कौन से इन्फ्लेशन को हम रखने की बात बोल रहे हैं? दैट इज CPI C। पहले कौन सा रखते थे? दैट पहले हम लोग रखते थे WPI। फिर किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको CPI C में कन्वर्ट किया गया? दैट इज उर्जित पटेल। ये काम किसका है? ये काम है MPC का। MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, MPC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज सेट अप एज पर द प्रोविजंस ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934।
ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 3 और टाइप की सीपीआई होती है जो रिलीज की जाती है। नंबर 1 सीपीआई एएल। एएल का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर लेबर, यानी एग्रीकल्चर एरिया में, खेती वाले एरिया में जो लेबर है उसकी हम बात कर रहे हैं। सेकंड है आरएल। आरएल का मतलब क्या है? रूरल लेबर, एग्रीकल्चर के अलावा रूरल एरियाज में जो लेबर है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है। और थर्ड है आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर है। ये तीनों लेबर ब्यूरो रिलीज करती है, जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्टार्टअप इंडिया। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखेंगे। नेशनल स्टार्टअप डे है वो 16 जनवरी को, मतलब 10 साल हमने इस इनिशिएटिव के पूरे किए हैं। तो 2 बेसिक स्टेटमेंट है वो पूछी जा सकती हैं। एक और चीज ध्यान रखना, 2 स्कीम है जो सिमिलर टाइप की है, स्टार्टअप और दूसरा है स्टैंड अप। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। स्टार्टअप का बेसिक मतलब क्या है? स्टार्टअप का बेसिक मतलब है नया कंपनी शुरू करना। अब नया कंपनी का डेफिनेशन क्या है? नया कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, दैट न्यू कंपनी डेफिनेशन बेसिकली मींस उसका टर्नओवर है वो 200 करोड़ से कम है और उसका बेसिक जो ड्यूरेशन है, कितने साल पुरानी कंपनी है तो उसका ड्यूरेशन है 10 साल से कम। टर्नओवर का मतलब है एक साल में उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट इज वेरी डिफरेंट। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि आफ्टर एक्सपेंसेस। जो डीप टेक स्टार्टअप है, डीप टेक स्टार्टअप का बेसिक मतलब क्या होगा? डीप टेक स्टार्टअप सिंपली मींस कि ये वो कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले फील्ड में काम कर रही हैं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। इनके लिए ड्यूरेशन है दैट इज 10 ईयर से 20 ईयर है और टर्नओवर का लिमिट है दैट इज 300 करोड़। स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पे है आफ्टर यूएस एंड चाइना। स्टार्टअप्स में एक और टर्म होता है बर्न रेट। बर्न रेट का सिंपल मतलब समझो कि जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक वो इन्वेस्टर्स का पैसा खर्च कर रही है टू ग्रो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी क्विक कॉमर्स के सेक्टर में खास करके, ये लोग फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, शुरुआत में बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज दे आर स्पेंडिंग द इन्वेस्टर्स मनी। इसी चीज को हम बर्न रेट बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू गिग वर्कर्स। अब देखो गिग वर्कर के केस में बहुत सारे इश्यूज हुए, कंट्रोवर्सी हुई कि गिग वर्कर्स का 10 मिनट का टाइमलाइन है विच कॉम्प्रोमाइज देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसी कंटेक्स्ट में बहुत सारी कंपनीज ने कहा कि ठीक है हम 10 मिनट वाली टाइमलाइन को डिसकंटिन्यू करते हैं। गिग वर्कर कौन है पहले तो ये समझेंगे। गिग वर्कर का बेसिक मतलब ये है समवन who is not having a conventional 9 to 5 job। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वो नहीं है गिग वर्कर्स का। इसी में एक और टर्म होता है प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब किसी ऐप के थ्रू आप काम कर रहे हो, नॉन प्लेटफॉर्म का मतलब है लेट्स से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो वो तो किसी ऐप के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं, वो तो पुराने टाइम से ही उसी तरीके से काम कर रहे हैं। या फिर लेट्स से डोमेस्टिक हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प है तो वो भी काम कर रही हैं बट उनको किसी ऐप के थ्रू काम नहीं मिला है तो वो भी गिग वर्कर ही, बट उनको किसी ऐप या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका सेफ्टी भी हमें ध्यान में रखना है, इनका सोशल सिक्योरिटी भी ध्यान में रखना है। सोशल सिक्योरिटी क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ये गिग वर्कर है तो कोई भी कंपनी इनको अपना एम्प्लॉय नहीं मानती। एम्प्लॉय नहीं मानती तो सीधी सी बात है इनके वेलफेयर के लिए स्टेप्स भी नहीं लेती। एक और मेजर प्रॉब्लम है जो ये फेस करते हैं दैट इज एल्गोरिदमिक एसिमेट्री। देखो एक एक सिंपल सेंस में अगर हम बात करें, एल्गोरिदम डिसाइड करेगी किस वर्कर को कैसा काम मिलना है। एल्गोरिदम है वो किसी वर्कर के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है, क्योंकि बैक एंड में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, वो सिर्फ कंपनी को पता है। तो इसीलिए हम इस चीज को बोलते हैं कि एल्गोरिदम एसिमेट्रिकल है, मतलब हमें नहीं पता, इट्स ए काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स, हमें नहीं पता कि बैक एंड में क्या हो रहा है। जैसे बहुत सारे वर्कर्स हैं हमेशा इस सेक्टर में कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम कोई भी आवाज उठाते हैं कंपनी के खिलाफ तो वो हमारा जो आईडी है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं।
अब डीएक्टिवेशन का बेसिक मतलब है कि उनको काम ही नहीं मिलेगा, तो काम नहीं मिलेगा तो उससे सीधी सी बात है वो एक वल्नरेबल पोजीशन में आ गए, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हम आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैकएंड में आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्यों डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा? इसके पीछे भी एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि एकदम से बता दें आपके खिलाफ बहुत कंप्लेन आ रही है, सो वी हैव डीएक्टिवेटेड। बैक एंड में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है, सो दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड। ये टर्म अगेन जब आप गिग वर्कर से रिलेटेड आप जब कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो यू शुड यूज इट। नेक्स्ट है ड्यूओपोली। ड्यूओपोली वाले में कुछ नहीं है। ड्यूओ का मतलब है दो प्लेयर है मार्केट में, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो फूड डिलीवरी सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, दो मेजर प्लेयर हैं। अब ये ड्यूओपोली के पीछे प्रॉब्लम क्या है? देखो 2025 वाले नोबेल प्राइज के केस में भी एक टर्म था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स नए प्लेयर आ रहे हैं मार्केट में और वो नया इनोवेशन लेके आ रहे हैं और वो पुराने वाले प्लेयर को डिस्ट्रॉय करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंप्लीफाइड सेंस में। बट अगर जब ड्यूओपोली होगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सीधी सी बात है नए प्लेयर नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं एक सोशल मीडिया के थ्रू आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर कल को कोई नया प्लेटफॉर्म भी आता है जो व्हाट्सएप से बेहतर है, तो भी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट प्लेयर टू बीट व्हाट्सएप। क्यों है? समझो इस चीज को। सिर्फ फीचर्स की बात नहीं है, ऑलरेडी व्हाट्सएप पे यूजर बेस है। मतलब मैं व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को जो जिन लोगों से कम्युनिकेशन करना है वो लोग भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब कोई नई ऐप आएगी तो वो यूजर्स को उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि आप ये इंस्टॉल करो। हर यूजर को इंसेंटिव मिलना चाहिए, तब जाके वो पुराने वाला ऐप छोड़ के नया वाला ऐप है उस पे जाएंगे, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। इस चीज को हम बोलते हैं नेटवर्किंग इफेक्ट। नेटवर्किंग इफेक्ट का बेसिक मतलब क्या है कि हम लोग व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहे हैं या हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें जिन लोगों से इंटरेक्ट करना है वो लोग भी वो यूज कर रहे हैं। मान लो एक नया ऐप आया है जो इंस्टाग्राम से 10 टाइम्स बेटर है, 1000 टाइम बेटर है, बट आप उस पे अकाउंट बना के क्या करोगे जब आपके आसपास के लोग उस पे हैं नहीं? मतलब अगर ज्यादा लोग नहीं होंगे तो उस पे बनाने का सेंस क्या बनेगा? गेटिंग माय पॉइंट? सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो है ऐप है वो डाई कर जाएंगे, मतलब दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। जैसे अगर आपको ध्यान हो कू करके एक ऐप था जो ट्विटर का अल्टरनेटिव बताया गया था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दीज ऐप स्ट्रगल। क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि उनके पास उतना बड़ा यूजर बेस नहीं बन पाता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू एनपीए। देखो बैंक ने लोन दिया, लोन अगर टाइम पे रिकवर नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक के हिसाब से वो एसेट अब परफॉर्म नहीं कर रहा। बैंक के लिए लोन एक एसेट है, ठीक है। उसी तरीके से डिपॉजिट एक लायबिलिटी है। क्यों डिपॉजिट एक लायबिलिटी? क्योंकि डिपॉजिट उनको वापस देना है। लोन एक एसेट क्यों है? क्योंकि उससे वो पैसा कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैंकिंग सेक्टर का एनपीए है वो काफी कम हुआ है। दैट मीन्स बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन है वो इम्प्रूव हुआ है। इसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ये अब डिकेडल लो पे है 2.1%, मतलब अब डिकेड में सबसे कम है। सो गुड सिचुएशन है ये बैंक्स के लिए कि अब उनका एनपीए बहुत ज्यादा नहीं है। देखो जब भी एनपीए का रिस्क होता है तो बैंक को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ पैसे साइड में रखने पड़ते हैं। एक सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं तो मान लेते हैं बैंक को लग रहा है कि ये वाले पैसे डूबने वाले हैं, ये वाले पैसे रिकवर नहीं होंगे, तो बैंक का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक हिस्सा वो साइड में रख देंगे कि अगर ये पैसे डूबे तो हम इस पैसे से ये काम चलाएंगे, मतलब एज एज ए बैकअप इसको यूज करेंगे। इस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? बैंक एक अमाउंट सेट असाइड करता है टू डील विद द लॉसेस। लॉसेस इन द सेंस एनपीए से डील करने के लिए। तो जैसे जैसे एनपीए कम होगा बैंक का प्रोविजनिंग अमाउंट है वो भी उसको कम रखना पड़ेगा क्योंकि रिस्क कम हो गया है। ठीक है। सो प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? ए मनी ए बैंक सेट असाइड फ्रॉम इट्स प्रॉफिट टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल लॉस इफ लोन्स आरंट पेड बैक। वही वाली बात है, जो एनपीए वाला जो पैसा है वो अगर नहीं आया तो बैंक को फिर ये वाले पैसे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। सिर्फ दो चीज ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? मल्टीपल एंटिटीज के लिए कॉमन ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन का बेसिक मतलब है ग्रीवांस रिड्रेसिंग अथॉरिटी। कोई कंप्लेन है तो आप उनके पास जाएंगे। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हमें अपनी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना है,
अगर हमें अपनी कंट्री का सिस्टम सुधारना है, हमें बस एक ही काम करना है, हमें क्लियर कट कंप्लेन या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, कॉमन मैन कंप्लेन की पुलिस सिस्टम है वो बड़ा करप्ट है, या पुलिस सिस्टम है वो पब्लिक की सुनवाई नहीं करता है, वो गरीब आदमी की नहीं सुनता है। उसके पीछे एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि आपको नहीं पता कि अगर ये पुलिस वाला काम नहीं कर रहा है तो आपको कंप्लेन कहाँ पे करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर क्लियर कट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा तो हर पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनेगा कि भाई आपने अगर किसी पर्टिकुलर पब्लिक का काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। लेट्स से एक सिंपल सेंस में आपके आसपास में कचरा है, आपको नहीं पता कि इस कचरे का कंप्लेन किसको करना है, हमें नहीं पता है, और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो पब्लिक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको अकाउंटेबल ही नहीं करवा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है दैट इज वेरी नेसेसरी, और इसी के कंटेक्स्ट में आरबीआई ने बड़ा शानदार काम किया है। वो आरबीआई क्या कर रहा है कि एक कॉमन इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी है, मतलब कहीं से भी कंप्लेन हो आप यहाँ पे अपना कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे एंड देयरफॉर इट विल बी रिजॉल्व्ड। किस किस के लिए है ये है बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए है, पीपीआई के लिए है, और सीआईसी के लिए। सीआईसी क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। लेट्स से आपको किसी बैंक में आपकी कोई कंप्लेन है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि आप बैंक के खिलाफ ही बैंक में कंप्लेन कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे है? मान लेते हैं आपका एसबीआई में कुछ इश्यू है, आप एसबीआई में ही कंप्लेन कर रहे हैं, तो हो सकता है दे मे नॉट पे अटेंशन टू इट, बट जैसे ही आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जाएंगे देन दे विल हैव टू, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेन एक अलग हायर अथॉरिटी के पास जा रही है। सो दैट इज द रियल मतलब सेटअप आई वुड से। और किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को अगर आपको जिंदा रखना है, एक बेहतर तरीके से उसको फ्लरिश करना है, उसका बस ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, वो क्लियर कट सेट कर दो, आधे से ज्यादा काम वहीं से हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू पीएसएल। अब पीएसएल का मतलब समझो क्या है। देखो बैंक्स हैं हमेशा अमीर लोगों को लोन देना प्रेफर करेंगे, गरीब को लोन देना नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि बैंक को लगेगा कि मेरा लोन फंस गया तो मेरा जो पैसा है वो रिकवर नहीं हुआ तो सीधी सी बात है फिर वो एनपीए बन जाएगा। लेकिन अगर हम वल्नरेबल सेक्टर लेट्स से एग्रीकल्चर है, इसको लोन नहीं देंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में आरबीआई है वो डायरेक्शंस इशू करती है बैंक्स को कि आपको इतना परसेंट क्रेडिट है वो इन वीकर सेक्शंस को देना जरूरी है। इन्हीं सेक्टर्स को हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है कि बैंक्स को इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना जरूरी है, और इसी को हम बोलते हैं पीएसएल, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कि हम वीकर सेक्शंस को लोन प्रोवाइड करवा सकें। तो उसी में रिसेंटली आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस में अपडेशन किया है। पहला अपडेशन तो क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है एसएफ बी है, इनके ऊपर पहले पीएसएल रिक्वायरमेंट 75% था, अब ये रिक्वायरमेंट 60% कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात जो बाकी जो कॉमन वाले बैंक है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, उस पे ये लिमिट है 40%। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्मॉल बैंक्स है, नहीं, ये पूरे बड़े बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स नहीं है। फिर इस टर्म स्मॉल का मतलब क्या है? इसका मतलब है दे आर फोकस्ड ऑन स्मॉल बोरोवर्स। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं दे ऑपरेट इन ए स्मॉल एरिया और इन ए पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। नो, दैट्स नॉट करेक्ट, दे आर सिमिलर टू रेगुलर बैंक्स, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे फोकस मोर ऑन द स्मॉल बोरोवर्स। ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में आप ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ मेयरली वीडियो प्ले करना इज नॉट द मेन गोल है, थोड़ा सा आप लोगों को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा, है ना। द प्रॉब्लम विद यूट्यूब इज दैट एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, कि मतलब ये टीचर का काम है कि वीडियो बना के हमारे लिए पोस्ट करना। नो, इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बट यू विल हैव टू शो सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, है ना, तभी तो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन वर्किंग फॉर इट। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या फॉरेन बैंक्स हैं उन पे भी पीएसएल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हाँ,
नेक्स्ट है रिलेटेड टू ग्लोबल मिनिमम टैक्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ सो दैट आपको आसानी से समझ में आए। देखो ये है इंडिया, मान लेते हैं इंडिया में टैक्स रेट है 25%। ये है कोई टैक्स हेवन कंट्री। टैक्स हेवन का मतलब है यहाँ पे टैक्स रेट कम है, लो टैक्स रेट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 5% टैक्स रेट। अब कोई कंपनी है एबीसी, एबीसी का पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था मान लेते हैं इंडिया में, रेवेन्यू है वो इंडिया से कमा रही है, बट उनको लग रहा है कि इंडिया में हमें 25% टैक्सेशन देना पड़ेगा, क्यों ना हम अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे शिफ्ट कर लें। क्यों शिफ्ट कर लें? ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े। इस चीज को हम बोलते हैं बीईपीएस। बीईपीएस क्या है? बेस इरोजन। कंपनी का बेस कहां पे था? कंपनी का बेस इंडिया में था, बेस इरोजन, और इन्होंने इरोड करके अपना प्रॉफिट कहां पे शिफ्ट कर लिया? प्रॉफिट शिफ्टिंग। कहां पे शिफ्ट कर लिया? इन्होंने अपना प्रॉफिट है वो शिफ्ट कर लिया फ्रॉम इंडिया टू टैक्स हेवन। इस चीज को हम बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से ये मतलब लॉस किसको होगा? फाइनेंशियली हमारा लॉस है, क्योंकि ये कंपनी आइडियली इसको टैक्स कहाँ पे करना चाहिए था? इंडिया में। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जीएमटी, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अब इसके हिसाब से रूल क्या है? देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। रूल है कि जीएमटी के हिसाब से मिनिमम टैक्स होगा 15%। मीनिंग मीनिंग कि कोई कंपनी कहीं पर भी हो, अगर वो हेडक्वार्टर शिफ्ट करे तब भी उसको 15% टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं एबीसी ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया और टैक्स हेवन में रेट है 5%, जीएमटी कितना है? 15%, मतलब गैप कितना है? 10%। तो जीएमटी रूल्स के हिसाब से इंडिया कैन क्लेम दैट 10%। 5% वहां दिया, 10% यहां देना पड़ेगा, कंपनी की जेब से मिनिमम 15% जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमटी. Why it is being done? To counter the problem of BEPS. What is BEPS? Base erosion and profit shifting. What it is, in a very simple sense, companies shift their base to evade taxation or to reduce the tax liability, है ना? So basically they shift their base into tax haven. What is tax haven? The countries where tax rates are quite low or tax rules are not implemented effectively. ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एक और चीज समझेंगे, इसके दो पिलर हैं जीएमटी के। पहला तो एक तो है 15% का, दूसरा पिलर क्या है? फेयर शेयर। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से कोई कंपनी, वापस एबीसी का ही एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ये 3 कंट्रीज से इनके पास रेवेन्यू आ रहा है, इंडिया से, यूएस से और यूके से। मान लेते हैं इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है इनके पास में से 60% रेवेन्यू, मतलब अगर ये 100 रुपए कमा रहे हैं तो 60 रुपए इंडिया से कमा रहे हैं, यूएस से 20 रुपए कमा रहे हैं, और 20 नहीं, इसको 30 कर देते हैं, और यहाँ से यूके से 10% कमा रहे हैं। अब जो टैक्सेशन अमाउंट जो पे करेंगे, कि कितना टैक्स कहाँ पे करना है, टैक्सेशन है, मान लेते हैं ये 200 रुपए पे कर रहे हैं, मैं जानबूझ के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 200 रुपए ये पे कर रहे हैं, ये इन्होंने टैक्स पे किया है। आइडियली इस 200 का 60%, आइडियली क्योंकि इन्होंने इतना कमाई हमसे किया है, तो आइडियली इस 200 का 60% है वो इंडिया के पास आना चाहिए, 30% यूएस के पास और 10% यूके के पास जाना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है? यूजुअली कंपनीज अपना टैक्स कहाँ पे करना प्रीफर करेंगे? जहां पे टैक्स रेट कम है। ये दूसरा जो एंगल है फेयर शेयर वाला, ये क्या बोलता है कि अगर रेवेन्यू यहां से कमाया है मेजोरिटी का, तो मेजोरिटी का टैक्सेशन भी यहां पे करना चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमटी। नेक्स्ट है कोकिंग कोल एंड एमएमडीआर एक्ट। देखो रिसेंटली कोकिंग कोल है उसको सरकार ने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। मिनरल्स के कंटेक्स्ट में हमारा एक कानून है जिसका नाम है एमएमडीआर। एमएमडीआर क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसके थ्रू गवर्नमेंट है वो माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। मेजर मिनरल्स है उसके लिए रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, माइनर मिनरल्स जैसे सैंड है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मिनरल्स के कंटेक्स्ट में दो अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं। एक टर्म है आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
इनको रेयर क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि इनका प्रेजेंस रेयर है, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, ये 17 है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, सब कंट्रीज के लिए सेम है। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स, सीएम। क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हर एक कंट्री के लिए अलग है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उनके पास है और क्या उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दीज आर क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हमारी कंट्री में एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, प्लीज फाइंड आउट कि क्या यूरेनियम नेशनल क्रिटिकल मतलब यूरेनियम इस क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में है क्या हमारे लिए? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज इसी सेक्टर से रिलेटेड है, रिसेंटली लाइमस्टोन है उसको सरकार ने मेजर मिनरल की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। मेजर मिनरल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है। किसका फर्स्ट शेड्यूल? इस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल, दैट इज MMDR, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेमवर्क। तो बेसिकली नीति आयोग ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हम किस चीज को बोलेंगे। तो अगर कोई घर है जो मेट्रो सिटी में है, मेट्रो एरियाज में है, तो 60 स्क्वायर फीट का घर है और 60 लाख तक का घर है, उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग बोलेंगे। और उसी तरीके से नॉन मेट्रो है तो उसमें 90 स्क्वायर फीट और बेसिकली हम 45 लाख रुपए तक का घर है, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, खास करके लास्ट के 1 से 1.5 साल में हमने रियलाइज किया है कि यूएस है उसके साथ ट्रेड करना मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड ऑल दैट। तो हमने धीरे धीरे अलग कंट्रीज से ट्रेड पार्टनरशिप है वो साइन करना शुरू किया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट है जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, एक नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, ये दोनों टाइप की सपोर्ट है, दे आर प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। अब फाइनेंशियल सपोर्ट और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो फाइनेंशियल आउटले है, मतलब कितना इसका आउटले है, दैट इज 25,000 करोड़। अब इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट सबवेंशन, सस्ते रेट पर लोन मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? तो यहाँ पे 2.5%, 2.75% टू बी स्पेसिफिक, 2.75% का इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट मिलेगा, चीपर इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। नेक्स्ट राइस प्रोडक्शन। तो इंडिया राइस प्रोडक्शन में दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब यहाँ पे देखो, एक राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ राइस को लगभग 3,000 से 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। और इसीलिए हम यूजुअली बोलते हैं कि जब हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्निकली हम उसके साथ साथ वाटर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं वर्चुअल वाटर, वर्चुअल वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है कैटल ब्रीड्स। कैटल ब्रीड्स अलग अलग कैटल वेराइटीज हैं, वो न्यूज में थी। एक वैरायटी है करण फ्राइज और एक है वृंदावनी। करण फ्राइज है ये हरियाणा में न्यूज में थी और ये यूपी में न्यूज में थी। ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? करण फ्राइज एंड वृंदावनी वर इन न्यूज, दे आर हाई यील्ड सिंथेटिक ब्रीड्स। उसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट कैटल ब्रीड है जो न्यूज में थी। मेदिनी है जो झारखंड से है, उसके बाद यूपी और महाराष्ट्र की भी कैटल ब्रीड्स हैं, वो न्यूज में थी। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू एनपीएस वत्सल्य। एक सिंपल सेंस में बच्चों में सेविंग का हैबिट इनकलकेट करने के लिए ये एक स्कीम है, एनपीएस वत्सल्य। पेंशन सेक्टर के लिए जो रेगुलेटर है वो है पीएफआरडीए। तो इस स्कीम के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के लिए हम फाइनेंशियल सेविंग है उसकी हैबिट को प्रमोट करें। नेक्स्ट रिलेटेड टू सिल्वर ट्रेड। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट था, रिपोर्ट किसका था? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इनके हिसाब से इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सिल्वर इंपोर्ट कर रहा है और इसीलिए हमें अपने सिल्वर इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंडिया इंपोर्टेड अबाउट 21.4% ऑफ ग्लोबल सिल्वर ट्रेड, मतलब दुनिया का 5वां हिस्सा सिर्फ हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं फिनिश्ड सिल्वर के।
नेक्स्ट रिलेटेड टू बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है, स्टार रेटिंग वाला जो प्रोग्राम है, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार जो इक्विपमेंट्स हैं उन पे, तो उसके कंटेक्स्ट में ये एनर्जी एजेंसी है बीडब्ल्यू, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बेसिकली ये रेटिंग देते हैं और उस रेटिंग के हिसाब से ये पता चलता है कि कौन सा जो अप्लायंस है दैट इज एनर्जी एफिशिएंट। तो इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, इसमें पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। तो इन्होंने नया स्टार रेटिंग है वो रिवाइज किया है, उसी की वजह से न्यूज में थे। नेक्स्ट न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क है दैट इज साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद वर्ल्ड बैंक। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना, सो दैट हम उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकें। एंड विद दिस हमने इकोनॉमी सेक्शन है वो कवर कर लिया है। इसका पीडीएफ आपको सिविल्स एकेडमी की जो ऐप है उस पर मिल जाएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे सिक्योरिटी वाला सेक्शन। थैंक यू।